अरे बहू, इतनी रात को तूने रमन को क्यों परेशान किया? तुझे तो पता है ना कि कैसे कैसे करके हम लोग घर चला रहे हैं। और तुझे है कि एसी चाहिए? समय के साथ साथ हर चीज जरूरी होती है, थोड़ा इंतजार कर ले, सब कुछ मिल जाएगा। हे भगवान, मेरे माँ बाप ने ना जाने कैसे गरीब से परिवार में मेरी शादी कर दी है। अरे एसी तो आजकल हर किसी के घर में होता है। और माँ जी, आप तो इतने गए गुजरे भी नहीं हो जितना आप लोग बनते हो। बहू, सोच समझ के बोला कर। तू अभी गुस्से में है और तुझे अभी कुछ पता नहीं है कि तू बोल क्या रही है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और ऐसे में तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करें, हम जी तो रहे हैं ना। हाँ, तो मुझे भी ऐसे मर मर के नहीं जीना है, और जीना है तो अच्छे से जीना है। तिल तिल के मरने से बेहतर है एक बार में ही मर जाऊं। रात को अचानक लाइट चली जाती है और गर्मी से परेशान होकर निधि अपनी सास सुमित्रा के पास जाती है और उनसे बोलती है। अरे माँ जी, लाइट चली गई और गर्मी बहुत लग रही है। एक काम करिए, छत पर चलिए मेरे साथ, वहीं सो जाएंगे। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं गर्मी में। अच्छा बहू, एक काम कर, तू बिस्तर लेकर ऊपर आ जा, मैं जरा पीने का पानी लेकर ऊपर आती हूँ। रात को प्यास लगेगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे नीचे अंधेरे में। ठीक है माँ जी, मैं बिस्तर लेकर जा रही हूँ। आप पानी और मच्छरदानी याद से ले आना। मच्छर भी काटेंगे ऊपर, इसलिए मच्छरदानी लगा लेंगे ताकि थोड़ी तो नींद सुकून की मिले। अच्छा बाबा, ठीक है, तू ऊपर चली जा, मैं आती हूँ, और बच्चों को भी ले जा साथ। सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ छत पर सोने के लिए चली जाती है। तभी गर्मी के साथ साथ मच्छर भी काटने लगते हैं। बेचारी निधि बहुत परेशान हो जाती है और आधी रात को अपने पति रमन को फोन करती है। रमन, जो कि मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर गया था और ज्यादा काम होने के कारण वहीं रुक गया था। तभी रमन फोन उठाता है और बोलता है। क्या हुआ निधि, आधी रात को फोन कर रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है, एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, मुझसे पूछो। ऊपर से तुम्हारे घर में मर मर के चलने वाला एक तो कूलर और एक पंखा है जिसने नाक में दम करके रखा है। और इतनी गर्मी में तुम्हारे पूरे परिवार के लिए उसी में गुजारा करना पड़ता है मुझे। एक तो यहाँ लाइट भी बहुत आती जाती है। कम से कम एक एसी और इन्वर्टर लगवा दो, कम से कम नींद तो अच्छी आएगी। एसी और इन्वर्टर? तुम्हें पता भी है कितना महंगा आता है? अरे हमारे घर में खाने के पैसे नहीं है और तुम्हें इन्वर्टर और एसी लगवाना है? कैसी बातें करती हो? अरे साल में 12 महीने होते हैं और 6 महीने गर्मी है तो 6 महीने सर्दी भी तो आती है। और वैसे भी 2 महीने निकल चुके हैं, 4 महीने की बात है, गुजार लो ना कैसे भी करके। जिंदगी भर गुजारा ही करना है क्या मुझे? अगर बीवी को अच्छे से नहीं रख सकते तो शादी क्यों किए थे? क्यों जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मुझसे शादी करके? अरे एसी तो मंगवा ही रही हूँ मैं। अरे गर्मी में घमौरिया हो गई है मुझे। बहू की तेज तेज बोलने की आवाज सुनकर सास बोलती है। अरे बहू, इतनी रात को तूने रमन को क्यों परेशान किया? तुझे तो पता है ना कि कैसे कैसे करके हम लोग घर चला रहे हैं। और तुझे है कि एसी चाहिए? समय के साथ साथ हर चीज जरूरी होती है, थोड़ा इंतजार कर ले, सब कुछ मिल जाएगा। हे भगवान, मेरे माँ बाप ने ना जाने कैसे गरीब से परिवार में मेरी शादी कर दी है। अरे एसी तो आजकल हर किसी के घर में होता है। और माँ जी, आप तो इतने गए गुजरे भी नहीं हो जितना आप लोग बनते हो। बहू, सोच समझ के बोला कर। तू अभी गुस्से में है और तुझे अभी कुछ पता नहीं है कि तू बोल क्या रही है। हमारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और ऐसे में तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करें, हम जी तो रहे हैं ना। हाँ, तो मुझे भी ऐसे मर मर के नहीं जीना है, और जीना है तो अच्छे से जीना है। तिल तिल के मरने से बेहतर है एक बार में ही मर जाऊं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। निधि बार बार अपने पति से एसी लाने की जिद करती। ऐसे ही एक दिन निधि की जिद करने पर उसकी सास अपने बेटे से बोलती है। अरे रमन, मैं क्या कह रही थी, अब जब बहू इतनी जिद कर ही रही है तो उसकी खुशी के लिए तू एसी घर पे ले ही आ। मुझे पता है अभी इतने पैसे नहीं है कि तू एसी ला पाए, लेकिन एक काम कर, किस्तों पे ले आ। 1 महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा दे ही देंगे, कम से कम बहू तो खुश रहेगी। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी मेरी स्थिति ना बहुत खराब है, अब मेरा काम भी चल नहीं रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाए। देख बेटा, इंसान क्यों कमाता है? अपने घर परिवार के लिए। और अगर हमारा घर परिवार ही खुश नहीं रहेगा तो इतनी कमाई का क्या ही फायदा है? इसलिए मेरी बात मान, बहू के लिए एसी लिया। और बहू ही नहीं बल्कि एसी का इस्तेमाल तो पूरा घर करेगा। बहू की बात बिल्कुल ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। माँ, आप कितना सोचती हो अपनी बहू के बारे में। और एक वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को ही देखती है। बहुत स्वार्थी औरत है वो। पर कोई बात नहीं माँ, आज शाम तक ना मैं किसी भी तरह से ना घर में एसी लगवा ही दूंगा। ऐसे ही शाम को रमन किश्तों पर एसी लेकर आता है। एसी देखकर निधि बहुत खुश होती है और निधि रमन से बोलती है। रमन, एसी को ना मेरे ही कमरे में लगाना, क्योंकि माँ जी के कमरे में पंखा और कूलर दोनों है। निधि के मुंह से बात सुनकर रमन को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और आखिरकार निधि की जिद के कारण एसी उसके कमरे में लग जाता है। ऐसे एक दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी और सास कमरे में आकर सो जाती है। तभी वहाँ पर निधि आती है और बोलती है। अरे माँ जी, ये क्या बात है?
आप मेरे कमरे में आकर क्यों सो गई हो? और आपके कमरे में कूलर लगा हुआ है ना, तो आप वहाँ जाकर सो जाओ। इतना बोलने के बाद तो आपका बेटा एक एसी लेकर आया है, आप उस पे भी कब्जा करने लग गई। अरे बहू, बस आंख लग गई थी मेरी, वरना यहाँ कब्जा करने नहीं आई थी। एक दूसरी बात, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और तू यहाँ सो जा, मैं भी यहीं सो जाती हूँ। दिक्कत क्या है, हम एक ही परिवार के तो हैं। माँ जी, मैं नहीं सो सकती। आपको पता है मुझे ना फैल के सोने की आदत है और एसी मेरे पति लेकर आए हैं, तो आप इस पे अपना कब्जा करना बंद करो। बहू, तेरा और मेरा क्या होता है? बाकी अगर तुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एसी में सोऊं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे माफ कर दियो, मुझसे गलती हो गई, मैं अब तेरे कमरे में नहीं सोऊंगी। बेचारी सास का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में आ जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाते हैं और रोजाना गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। चाहे गर्मी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन बेचारी सास को अपने कमरे में ही सोना पड़ता। अब सास के कमरे का कूलर और पंखा दोनों ही खराब हो जाते हैं। बेचारी सास मजबूरी में गर्मी में ही अपने कमरे में सोया करती, तो वही दूसरी तरफ बहू एसी में मजे से अपने बच्चों के साथ सोया करती। और धीरे धीरे सुमित्रा के पूरे शरीर पर घमौरी और लाल दाने शुरू हो जाते हैं। ऐसे एक दिन जब रमन की नजर अपनी माँ के लाल लाल दानों और घमौरी के ऊपर जाती है, तो वो अपनी माँ से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है माँ? आपको इतनी घमौरी क्यों हो गई है? और आप अपने इस कमरे में क्या कर रही हैं? अरे बेटा, वो मेरे कमरे का पंखा और कूलर खराब हो गया है, इसलिए मुझे इतनी घमौरी हो गई है। माँ, मैं किसके लिए काम करता हूँ? इतनी मेहनत किसके लिए करता हूँ? और एसी किसके लिए लगवाया मैंने? आप ही लोगों के लिए ना। घर में एसी होने के बावजूद आप कूलर पंखे में सो रही हैं, जबकि वो भी खराब हो चुके हैं। नहीं बेटा, मुझे माफ करना, वो तेरी बीवी का एसी है और मैं उसमें नहीं सो सकती। मुझे नहीं पता था कि बहू कभी मुझे ऐसा बोलेगी। ये मत सोचना कि मैं शिकायत कर रही हूँ, लेकिन बहू ने मुझे एसी में सोने से मना कर दिया है। और दूसरी बात, मैं उस कमरे में नहीं सोने वाली अब। ये सब सुनकर रमन को समझ आ जाता है कि जरूर उसकी बीवी ने माँ को एसी में सोने से मना कर दिया होगा, और वो गुस्से में अपने कमरे में जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, तुम पागल हो क्या निधि? तुमको पता भी है एसी ना माँ की वजह से आया है इस घर के अंदर। तुम्हारे कहने से मैं एसी लेकर नहीं आया हूँ। वो तो माँ ने मुझे कहा था कि बहू को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए मैं एसी लेकर आया था। और तुमने क्या किया? मेरी माँ को सोने के लिए मना कर दिया एसी में। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। अरे तो इसमें गलत क्या बोल दिया मैंने? अपनी सास के साथ सोऊंगी क्या मैं? क्यों? जब रात को लाइट जाती थी तब तुम छत पे मेरी माँ के साथ नहीं सोती थी क्या? हाँ? और जब एसी आ गया है तो तुम्हें मेरी माँ के साथ सोने में दिक्कत हो रही है। वाह जी वाह, क्या बात है। अरे तुम दोनों इस घर में रहती हो, साथ में खाती हो पीती हो, उसके बाद भी एक दूसरे के साथ सही से रह नहीं पाती हो। मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। उन्होंने मुझे कहा कि एसी ला कर दो ताकि उनकी बहू को दिक्कत ना हो, और तुमने क्या किया? मेरी माँ को एसी में सोने के लिए मना कर दिया। वो मेरी माँ है ना, इसलिए तुमने उनको मना किया। अगर वो तुम्हारी माँ होती ना, तो क्या तुम उनको मना करती? नहीं, तुम उन्हें मना नहीं कर पाती, लेकिन मेरी माँ को मना कर दिया तुमने। लेकिन मैं भी एक बेटे होने का फर्ज जरूर निभाऊंगा। रमन को गुस्सा आता है और वो जाकर किश्त पर एक और एसी अपनी माँ के लिए ले आता है। इतना होने के बाद निधि को समझ में आता है कि छोटी छोटी चीजें कभी कभी बड़ी नफरत का रूप ले लेती हैं, और उसने एक ही एसी को अपनी माँ के साथ बांट लिया होता तो शायद दोनों सास बहू में प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया होता। गर्मियों का महीना शुरू होने वाला था और आई हुई गर्मी की वजह से नीलम सारे गद्दे संभाल कर रख रही होती है। ये देखकर नीलम की बहू प्राची बोलती है, माँ जी, अब तो एक गद्दा यहाँ से हटा ही दो। अभी तो मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, और गर्मी तो अभी शुरू हुई भी नहीं है। इस बार तो कूलर भी निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली गर्मियाँ तो बिना कूलर के हमारा चल भी गया, लेकिन लग नहीं रहा कि इस बार बिना कूलर के हम लोग रह भी पाएंगे। कूलर तो निकलवाना है, ऊपर वाला पंखा जो खराब हो गया है वो भी ठीक करवाना है। हाँ बहू, ये तूने बिल्कुल सही बोला है। मुझे भी अभी से गर्मी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी बुला लूं कूलर ठीक करने वाले को। वो देख जाएगा कूलर तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। नहीं तो फिर अगर वो ठीक नहीं हो सकता कूलर, तो हमें नया कूलर लेना पड़ेगा, वरना बाद में तो गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, तो कूलर की तो जरूरत है ही। वैसे भी इतने सारे लोगों ने अब तक एसी लगवा लिया है घर में। इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है, अगर एक कूलर नहीं रहेगा तो हम इतनी गर्मी में कैसे रहेंगे? पैसों की वजह से हमें वही कूलर ठीक करवाना पड़ रहा है, वरना हम तो खुद ही एसी लगवा लेते, जैसे हमारी पड़ोसन रमा ने लगवाया है। हाँ, रमा आंटी ने भी मुझे यही कहा था कि गर्मी बहुत लग रही है, हम तो इस बार एसी लगवाएंगे, जबकि मैंने उनसे कुछ पूछा भी नहीं था। बिना बात के हमें बताती हैं, जैसे हमें जलाना चाह रही हूँ। हम तो खुश हैं भाई, लगवाएं। उनके पास भगवान ने पैसे दिए हैं तो अच्छी बातें हैं, लेकिन ये क्या बात होती है? मुझे उनकी आदत ना ये बहुत बुरी लगती है, लेकिन बोल भी क्या सकते हैं,
अभी उनको बुरा लग जाएगा तो हर दूसरे घर में जाकर बोलती रहेंगी कि ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये लोग वैसे बोल रहे हैं। हमसे जलते हैं कि हम लोग 4 पैसे ज्यादा कमा रहे हैं। अरे भाई अच्छी बात है, कमाओ, हम तो खुश हैं तुम्हारी कमाई देखकर। बहू तू उसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया कर, उसका तो यही काम है। हर दूसरे के घर में जाके वो ऐसे ही बोलती है कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। अरे दुनिया आगे बढ़ रही है, वो भी आगे बढ़ जाए तो अच्छी ही बात है ना। लेकिन फिर भी रमा को चैन थोड़ी मिलेगा, फिर भी वो यही आकर बोलेगी कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, आज मैं घर में ये लेकर आई हूँ, आज मैं घर में वो लेके आई हूँ। उसे तो ऐसी ही बातें करने में मजा आता है। दोनों सास बहू वहाँ से बातें करने के बाद चले जाते हैं। अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है और गर्मियों की वजह से दोनों सास बहू की हालत भी खराब होती जाती है। ऐसे एक दिन दोनों सास बहू तेज धूप में मंदिर से घर आ रहे थे, तभी प्राची को चक्कर आने लगते हैं और नीलम उसे साइड में ले जाकर बैठा देती है और उससे बोलती है, बहू मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ठीक से खाना पीना खाया कर, वैसे ही तू इतनी कमजोर है, खाने पीने पे ध्यान देती नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर खा के नीचे गिरी मिलती है। बहू मैं हर वक्त तेरे साथ नहीं रहूंगी, कल को कभी तुझे चक्कर आ जाए, तू कहीं गिर गई तो फिर क्या ही होगा तेरा। मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि अपने खाने पीने पे ध्यान दिया कर और अपने आप को संभाल के रखा कर। अरे माँ जी, चक्कर इसलिए नहीं आए कि मैं खाना नहीं खा पाई, मैं खाना खा कर ही आई थी और अभी रास्ते में भी तो हमने कितना कुछ खाया है। चक्कर तो ये गर्मियों का तोहफा है। गर्मी इतनी बढ़ रही थी धूप में, मगर हम कहीं भी जाएंगे तो किसी भी इंसान को चक्कर ही आ जाएंगे ना। तो अब मुझे चक्कर आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बहू ये तो बिल्कुल ठीक बोल रही है, मेरा भी सर भारी सा हो रहा है। सच में गर्मियों के तोहफे में तो सबसे पहले चक्कर ही आते हैं, हर दूसरे इंसान को कहीं ना कहीं चक्कर आ ही रहे होते हैं। अच्छा हुआ हम दोनों साथ जा रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कल से हम धूप में बाहर आएंगे ही नहीं। जब हमें काम होगा तो हम शाम के समय बाहर निकलेंगे ताकि हमें धूप भी ना लगे और चक्कर भी ना आए, क्योंकि गर्मी तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। दोनों सास बहू एक दूसरे को संभालते हुए घर चले जाते हैं, लेकिन घर पर भी गर्मियाँ कहाँ ही कम हो रही थी। घर आने के बाद भी सास बहू बैठी थी पंखे के नीचे, लेकिन फिर भी दोनों को पसीने आए जा रहे थे। दोनों पसीनों में लथपथ हो रही थी। तभी प्राची उठती है और अपने पसीने पोंछती है, लेकिन पसीने के छींटे नीलम के मुंह पर जा गिरते हैं और नीलम गुस्से में बोलती है, बहू तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या, मैं यहीं पे बैठी हूँ, तूने अपने पसीने के छींटे मेरे ऊपर क्यों फेंक दिए। माँ जी माफ करना, इतनी गर्मी है, पंखे के नीचे भी राहत नहीं मिल रही है, पसीने में दोनों ही भीगे हुए हैं। मुझे तो गर्मी से इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है कि हद ही हो गई है। इस बार इतनी गर्मी है कि पसीने चक्करों का पता ही नहीं हो रहा कि इतने बार आ रहा है। लेकिन गर्मी के मौसम में बारिश क्यों नहीं आई, बारिश को भी तो होना चाहिए ना। अरे गर्मी के तोहफे में बारिश आएगी तब तो राहत मिलेगी, लेकिन नहीं, बारिश क्यों आएगी, उसको आना ही नहीं है। किसी को पसीने आ रहे हैं, किसी को चक्कर, यहाँ तक कि गर्मी में खाने बनाने का मन नहीं करता और ना खाना खाने का मन करता। अरे बहू बस कर, मुझे भी गर्मी से दिक्कत हो रही है, लेकिन तेरे अंदर तो कोई अलग ही माता रानी आ रखी है गर्मी को लेकर। अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही ना तो हम लोगों की हालत और खराब हो जाएगी। भगवान बस थोड़ी सी गर्मी कम कर दो, हमसे ये गर्मी सही नहीं जा रही है। दोनों सास बहू गर्मी को जैसे तैसे झेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर पर बैठे थे कि तभी पड़ोसन रमा आती है और रमा घर में आते ही बोलने लगती है, हाय हाय, तुम लोगों के घर में तो कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है आग बरस रही है तुम्हारे घर में। तुम लोग इस घर में कैसे रह रहे हो, मुझसे तो रहा भी नहीं जा रहा। यहाँ खड़े होने में भी इतनी दिक्कत हो रही है, तुम लोग कैसे रह रहे हो, उबल रहा है ये घर तो। तुम लोग अगर खाना गैस पर पकाने की जगह अपने घर पर रख दो ना तो भी गर्म हो जाएगा। तो आंटी आपको यहाँ रुकने के लिए किसने कहा, आपके घर में भी तो एसी है ना, तो जाइए ना, हम अपने घर के एसी में रहिए, यहाँ आकर हमसे मत बोलिए। वैसे ही गर्मी में हम लोगों के दिमाग का पारा बढ़ा हुआ है, अगर आपको ऐसे ही फालतू बोलती रही ना तो आपको ही दिक्कत होगी। फिर मत बोलना कि कैसे बदतमीज है, कुछ भी बोलती रहती है, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। गर्मी हो रही है, गर्मी के तोहफे हैं ये कि घर में हर टाइम आग सी लगी रहे, लेकिन अपने मुंह से आग निकालने का तोहफा नहीं है ये गर्मियों का। मुझे क्या है, मैं तो यहाँ देखने आई थी कि तुम लोगों को कहीं ज्यादा परेशानी तो नहीं हो रही है ना,
लेकिन तुम लोगों को गर्मी से ज्यादा तो आपस में परेशानी हो रही है। गर्मी का तोहफा भगवान ने तुम्हें दिया है और तुम्हें ही मुबारक। रमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। रमा की बातों से नीलम और प्राची दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन वो अब कर भी क्या ही सकते थे। आखिरकार गर्मी का तोहफा जो था, ऐसे ही दिन निकल रहे थे और लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। ऐसे ही रात हर कोई अपनी छत पर घर में कूलर लगाकर जैसे तैसे सो रहा होता है। तभी पूरे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। तभी नीलम अपनी बहू से कहती है, अरे बहू सो जा, थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी। तुझे तो पता है ना, ये गर्मी का तोहफा है। गर्मियों में तो लाइट आती जाती रहती है, तो तू चिंता मत कर, आराम से सो जा। अगर नींद टूट गई ना तो लाइट आने के बाद भी नहीं आने वाली। नीलम और प्राची दोनों ही सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लाइट आती ही नहीं और काफी ज्यादा देर हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपने घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मोहल्ले के सभी लोग मोहल्ले में ही घूम रहे थे, क्योंकि गर्मी थी ज्यादा। वहाँ रमा भी थी। रमा को देखकर प्राची रमा से कहती है, लो आंटी जी, आप हमसे कह रही थी ना गर्मी का तोहफा हमें ही मुबारक। अब तो गर्मी का तोहफा आपको भी मिल गया, लाइट गई और आपको भी बाहर आना पड़ गया। अब आप भी हम लोगों की तरह गर्मी में परेशान होंगी और मुझे तो ये वाला गर्मी का तोहफा बहुत पसंद आया। मौसम को कौन ही बदल पाया है और इसके साथ ही हर कोई जैसे तैसे बस काट रहा था। सुमित्रा अपने बेटे रोहित के लिए एक सुंदर सी बहू ब्याह कर लाई थी। सुमित्रा की बहू इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। अब सुमित्रा की बहू की मुंह दिखाई को उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुमित्रा कहाँ है? जरा अपनी बहू की मुंह दिखाई तो करवा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो तेरा ही इंतजार था। अब तक मोहल्ले के अधिकतर लोग मेरी बहू की मुंह दिखाई करके जा चुके हैं, तू भी देख ले। अब सुमित्रा अपनी बहू को बुलाती है। सुमित्रा की बहू सीमा भी मोटे जैकेट और सर्दियों वाले सूट सलवार, पैरों में जुराब और सोल ओढ़े हुए हॉल में आती है। ये लो, मेरी बहू भी आ गई। अब कर ले तू मेरी बहू की मुंह दिखाई। वैसे भी शगुन लाई है या नहीं? अरे शगुन तो मैं लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरी बहू ने इतनी गर्मी में इतने गर्म कपड़े क्यों पहने हुए हैं। ये शॉल, ये जुराब, ये सर्दियों के सूट, ये क्या है? अरे बहू सच में ये सब क्या है? ये तो विमला ने नोटिस कर लिया, वरना मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था तेरे इन कपड़ों पर। माँ जी, मुझे गर्म कपड़े इसलिए पहनने पड़ते हैं क्योंकि ये शरीर से जितना पसीना आता है उतना फिगर मेंटेन रहता है। फिर तो तेरी सास और मुझे सर्दियों वाले कपड़े पहनकर घूमने चाहिए, ताकि हमारा मोटापा भी कम हो जाए। क्यों, सही कह रही हूँ ना बहू मैं? अरे नहीं नहीं, इसके साथ डाइट भी फॉलो करना होता है और ये सब आप लोगों के बस की नहीं है। वैसे भी आप लोगों की उम्र हो चुकी है। अरे बहू, अब तो घूंघट हटा दे। अब जब इतनी बोलचाल हो ही गई है तो मैं भी तो देखूं कि आखिर सुमित्रा की बहू कितनी खूबसूरत है, जिसका सारा मोहल्ला दीवाना हुआ फिरा है और इतनी तारीफें करता है। अब विमला जैसे ही सीमा का घूंघट हटाती है, विमला सुमित्रा की बहू को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वाकई सीमा बहुत ज्यादा सुंदर थी। लेकिन उसके गर्म कपड़े पहनना उसकी सास सुमित्रा, ना ही विमला को कुछ समझ आता है। अच्छा ठीक है बहू, अब तू कमरे में जा, या ऐसे कर 2 कप चाय बना ला मेरे और विमला के लिए। अरे बहू, अब तो उतार ले गर्मी के कपड़े। किचन में तो इतनी गर्मी लगती है। ना जाने सुमित्रा तेरी बहू कैसे शौक पाल रही है। मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है, इतनी गर्मी में गर्म कपड़े भला कौन पहनता है? अरे इसके दिमाग पे ना किसी दिन गर्मी चढ़ जाएगी। इतनी गर्मी में जुराब चढ़ा के बैठी है। आज ही इसकी माँ को फोन करके इसकी शिकायत करती हूँ। अरे जरूर कर, लेकिन ये कौन सा तरीका है मोटापा घटाने का? सुमित्रा और विमला को इधर बातें करते हुए काफी समय बीत चुका था। तभी विमला को अचानक याद आता है कि सुमित्रा ने अपनी बहू को चाय बनाने के लिए किचन में भेजा था। अरे सुमित्रा, इधर उधर की बातें करना छोड़ और तू मुझे ये बता, तूने अपनी बहू को चाय बनाने के लिए किचन में भेजा था ना? और अब 20 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तेरी बहू चाय लेकर नहीं आई है। अरे ये तो मैं भूल ही गई थी, रुक अभी देख कर आती हूँ। कहाँ रह गई? कहीं चाय बनाकर खुद तो नहीं पीने लग गई किचन में। इतना कहने के बाद ही सुमित्रा किचन में जाती है, लेकिन वो देखती है कि किचन में उसकी बहू बेहोश पड़ी है और चाय जल चुकी है। अरे विमला जल्दी आ किचन में, ये देख क्या हो गया। मेरी बहू भी बेहोश हो गई और चाय भी जलकर कोयला हो गई। अरे बाप रे, ये इसके गर्म कपड़े पहनने का नतीजा है। इसके ऊपर पानी डाल, ये होश में आएगी। सुमित्रा जल्दी से अपनी बहू का मोटा जैकेट, शॉल हटा देती है और अपनी बहू के ऊपर पानी डाल देती है। तब जाकर सीमा को होश आता है। मैं ठीक हूँ ना,
मैं कहाँ हूँ, मुझे तो एक पल को ऐसा लगा कि अब मेरी जान निकल जाएगी। बहू, ये सब तेरे गरम कपड़े पहनने का नतीजा है। मैं तो तुझे पहले देख के कह चुकी थी कि ये सही तरीका नहीं है मोटापा घटाने का। इससे तुझे गर्मी लगेगी, चक्कर आएंगे और तू बेहोश हो सकती है। अब तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने गर्मी में गर्म कपड़े पहने ना तो तुझे मैं मायके भेज दूंगी। फिर तेरे माँ बाप तेरे लिए लड़का ढूंढते रहेंगे और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। सीमा को अपनी सास की धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और वो गरम जैकेट और जुराब दोबारा नहा धोकर पहन लेती है। बहू, तुझे मैंने मना किया था ना कि ये कपड़े नहीं पहनने हैं, तो फिर भी पहन कर आ गई। चल इन्हें उतार दे और गर्मी के हल्के कपड़े पहन ले। माँ जी, मैंने अपने रंग रूप को इतना सुंदर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं घर पर जब भी रही हूँ तो मुझे मोटे गर्म कपड़े पहनने की आदत है, जिस वजह से मैं गर्मी में बेशक चक्कर खाकर गिर जाऊँ, लेकिन गर्म कपड़े पहनना नहीं छोड़ सकती। अब की बार अगर तेरे साथ कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। मैं तुझे कह चुकी हूँ, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। सुमित्रा की बहू सीमा का अब आस पड़ोस वाले भी मजाक बनाने लगे थे, लेकिन फिर भी सीमा को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गर्मी ज्यादा होने के कारण सीमा को घमौरियाँ हो जाती हैं। अरे बहू, कुछ दिन पहले मैंने पाउडर का डब्बा मंगाया था, वो कहाँ है, मिल नहीं रहा है। तूने देखा है क्या? माँ जी, वो पाउडर खत्म हो चुका है। दरअसल मुझे ना घमौरियाँ हो गई है, इसी वजह से मुझे पाउडर लगाना पड़ता है और लगाते लगाते वो खत्म हो चुका है। क्या तुझे घमौरी हो गई? फिर भी तूने गर्म कपड़े पहने हैं। आखिर तू चाहती क्या है? माँ जी, मैंने कहा ना आपको, मेरी सुंदरता का राज ये गर्म कपड़े हैं। मुझे ज्यादा से ज्यादा पसीना आता है, तभी मेरा शरीर निखर जाता है। अगर तुझे इतना ही पसीने बहाने का शौक लग रहा है तो मजदूरी कर ले। 2-4 ईंटें उठाएगी ना तो पसीने से तरतर हो जाएगी। लेकिन मैं धूप में काली भी तो पड़ जाऊंगी ना माँ जी, और आप लोग मुझे जिम जाने नहीं देंगे। माँ भी मुझे जिम नहीं जाने देती थी। माँ कहती थी कि जिम जाएगी ना तो मर्दाना शरीर बन जाएगा। समधन जी तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन ना जाने तू किस पर गई है। भगवान बचाए मुझे तुझसे। अब तो मोहल्ले वाले भी मुझे तुझे लेकर ताना मारने लगे हैं कि ना जाने क्यों अपनी बहू को गर्म कपड़े पहनाती है ये। अब क्या कर सकते हैं माँ जी, अच्छे काम के तो सब बुराई करते हैं। लेकिन तू अपनी हरकतों को नहीं छोड़ने वाली है, यही कहना चाहती है ना तू? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही समझ लीजिए। माँ जी, मैं अपने गर्म कपड़े नहीं उतारने वाली हूँ। सुमित्रा अब अपनी बहू से और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से वो अब अपनी पड़ोसन विमला से मदद लेती है ताकि उसकी बहू सीमा गर्म कपड़े पहनना छोड़ दे। देख, तेरी बहू ना ऐसे नहीं मानने वाली है। उसके कमरे से पंखा, कूलर, एसी सब हटवा दे। उसके बाद इसे पता चलेगा असली गर्मी आखिर होती क्या है। ये हुई ना बात, अब इसे बताती हूँ कि असली गर्मी होती क्या है। इस औरत ने तो मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। आखिर ये चाहती क्या है? अब अगले ही दिन सुमित्रा अपनी बहू के कमरे से कूलर, पंखा, एसी सब हटवा देती है। अब जब सीमा को ये पता चलता है तो वो अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती है। अब मैंने माँ जी को ये कहा कि उन्होंने कूलर, पंखा और एसी क्यों हटाया है, तो वो मुझे ही सुनाने वाली है। लेकिन मैं भी तो क्या ही करूँ। सीमा को अब भी पूरी रात नींद नहीं आती। सीमा का पति तो हॉल में जाकर सो जाता है, लेकिन सीमा हॉल में जा भी नहीं सकती थी, वरना तो सुमित्रा उसे अगले दिन से गर्म कपड़े भी ना पहनने दे। और होता भी ऐसा ही है। अगली सुबह जब सुमित्रा उठती है तो वो अपनी बहू के कमरे में जाती है तो देखती है उसकी बहू गिरी हुई है। बहू तो ठीक तो है ना, तू यहाँ क्यों सो रही है? बहू, कहीं तू बेहोश तो नहीं हो गई ना? अरे कितनी सड़ी गर्मी में इस कमरे में है ये। सुमित्रा अपनी बहू को जैसे तैसे उठाती है और सीमा भी होश में आने के बाद अपनी सास को अपनी आप बीती बताती है। माँ जी, मुझे रात में इतनी गर्मी लगी कि मैं बेहोश हो गई, और अभी आप नहीं आती तो यमराज मुझे लेने के लिए आ ही रहे थे। बस थोड़ा ट्रैफिक जाम में अटक गए थे। चुप कर और ये भी उतार कर आ। माँ जी, मुझसे भी रात की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई। ये सब मेरे कारण ही हुआ है। तो ध्यान भी तुझे ही रखना चाहिए ना। याद रख, अगली बार अगर तूने ऐसी हरकत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देर से ही सही, लेकिन सीमा को अकल तो आती है और उस दिन के बाद से सुमित्रा की बहू सीमा गर्म कपड़े पहनना छोड़ देती है। किरण एक छोटे से गांव में अपनी मां निर्मला और पिताजी के साथ रहती थी। वो अपने परिवार के साथ बहुत ही साधारण सा जीवन व्यतीत करती थी। उसी के बगल में उसकी बुआ सरस्वती रहती थी, जो कि किरण को उसकी हर चीज में टोका टाकी करती थी, जो चीज किरण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी।
बचपन तो जैसे तैसे गुजर चुका था, लेकिन अब किरण बड़ी हो गई और उसे समय के साथ अपनी ये बुआ का रोकना टोकना कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गया था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन किरण जींस टॉप पहनकर अपने घर से बाहर निकली और उसकी बुआ सरस्वती उसे दरवाजे पर ही टोक देती है और उससे बोलती है, किरण, तुझे कितनी बार कहा है, ये गांव है, शहर नहीं। तू यहाँ पर ये बेढंगे कपड़े पहनकर मत घुमा कर। लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। अभी घर वापस जा और अपने कपड़े बदल, वरना आज तेरी खैर नहीं। और हाँ, अगर तू मुझे दोबारा इस कपड़ों में दिखी तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। बुआ, मैं कहीं भी जाने वाली हूँ, उससे आपको क्या? अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, बल्कि बड़ी हो गई हूँ। आपका ये हर बात पे रोकना टोकना ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे जाने दीजिए। तुझे ऐसे कपड़े पहन कर मैं घर की चौखट ना लांघने दूं? बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है। जब तक तू कपड़े नहीं बदलेगी तू कहीं नहीं जाएगी। बुआ, मुझे आपकी ये जबरदस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अरे, मैं बाजार ही तो जा रही हूँ और आजकल तो सभी ऐसे कपड़े पहनते हैं। इन कपड़ों में क्या बुराई है? मैंने कब कहा कि इन कपड़ों में बुराई है? अरे, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ऐसे कपड़े यहाँ पहनना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल की दुनिया के हिसाब से बुराई कपड़ों में नहीं बल्कि लोगों के देखने के नजरिए में होती है। तो ऐसा काम ही क्यों करना हम लोगों को कि हम पर लोगों की गलत नजर जाए। बुआ, आपकी सोच ना बहुत छोटी है। मैं आपकी सोच के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं चल सकती। सो सॉरी। किरण और उसकी बुआ के बीच में बहस ही हो रही थी कि तभी किरण की माँ निर्मला वहाँ पर आती है और अपनी बेटी से बोलती है, बेटा क्या हुआ? तुम अपनी बुआ से किस बात पे बहस कर रही हो? अभी तक तुम बाजार क्यों नहीं गई? माँ, बाजार तो तब जाऊंगी ना जब बुआ जाने देगी। बिना बात के मुझे बीच में रोककर खड़ी हो गई हैं। कह रही हैं कि जब तक मैं कपड़े बदल कर नहीं आऊंगी ये मुझे बाजार ही नहीं जाने देंगी। हाँ, तो गलत क्या बोल रही हूँ? अरे, तेरी माँ से डरती नहीं हूँ जो अपनी बात से पलट जाऊं। और भाभी, तुम्हें अपनी लड़की के रंग ढंग दिखाई नहीं देते क्या? तुम इसे कपड़े सही से पहना नहीं सकती? तुम्हारे पास इसे ढंग के कपड़े पहनाने के पैसे नहीं है? अगर नहीं है तो मुझे बता दो, मैं दे दूंगी। नहीं नंजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, बस किरण थोड़ी सी जिद कर रही थी कि उसे जीन्स पहन के बाजार जाना है, इसलिए मैंने उसे पहनने दिया। आगे से ये गलती नहीं होगी। अगर आगे से ऐसी गलती हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर मेरा हाथ भी उठ सकता है और मैं नहीं चाहती कि बड़ी होने के बाद मैं इस पर हाथ उठाऊं, लेकिन गलत होने पर छोड़ूंगी भी नहीं। अपनी ननंद की बातें सुनकर निर्मला किरण का हाथ पकड़कर चुपचाप उसे घर के अंदर ले जाती है। अंदर जाकर किरण अपनी माँ को बहुत सुनाती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और अपनी बुआ के ज्यादा रोक टोक करने के कारण किरण के मन में बुआ के प्रति नफरत धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और वो सोचती है कि आखिर उसकी बुआ को उससे इतनी परेशानी क्यों रहती है और वो हर पल उस पर चिल्लाती क्यों रहती है। और ऐसे एक दिन गर्मी की छुट्टियों के दौरान किरण अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर आती है। सभी लोग मिलकर बगीचे में खेल रहे थे और खेलते खेलते किरण ने एक आम के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिसे देखकर एक बार फिर उसकी बुआ उस पर चिल्लाती है, इतनी बड़ी हो गई है कि अगर समय से शादी कर दी जाए ना तो अभी 2 बच्चे की माँ होती, लेकिन हरकतें अभी भी 2 साल के बच्चों की तरह है। अरे, कब बड़ी होएगी तू? बुआ, आप 24 घंटे मुझ पर ही नजर क्यों रखती हो? आपके पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या? जाइए, जाकर अपना काम करिए। कम से कम मुझे मेरी मर्जी से खेलने तो दीजिए। पहले तो मुझे ये लगता था कि तेरे पास खेलने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है, लेकिन अब तू बदतमीजी पर उतर जाएगी ये नहीं पता था। अरे, तेरी माँ तुझे घर के काम क्यों नहीं सिखाती? कल को जब तू शादी करके अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या हम लोगों की नाक कटवाएगी तू? बुआ, आप क्यों मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो? आप चुपचाप अपने घर में जाइए और मुझे खेलने दीजिए। तू चुपचाप अपने घर में चली जा और अपनी माँ के कामों में हाथ बटा। पता नहीं तेरी माँ तुझे क्या ही सिखाती है। सरस्वती के रोक टोक की वजह से किरण अब बहुत ही परेशान हो चुकी थी और आज उसकी बुआ ने उसके दोस्तों के सामने ही उसे सुना दिया था, जिसे वो खुद की बेइज्जती समझ बैठी। किरण अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती
और गुस्से में वो अपनी बुआ को उल्टा सीधा बोल जाती है। बुआ, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, लेकिन आपके इतने रोक टोक होने के कारण ही ना भगवान ने आपको बेऔलाद रखा है, क्योंकि आपसे औलाद का सुख देखा नहीं जाता, आप दूसरों की औलादों से जलती हो। किरण अपनी बुआ को बुरा भला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसकी ये बात सुनकर सरस्वती को बहुत बुरा लगता है और वो अपने घर पर जाकर बहुत रोती है। समय बीतता है, लेकिन समय के साथ किरण और उसकी बुआ की लड़ाई अब बढ़ती चली जाती है, जिसे देखकर निर्मला बहुत ही परेशान रहती, क्योंकि कहीं न कहीं वो बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी ननद किरण से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो रोक टोक करती है। वरना आज के जमाने में किसी दूसरे के बच्चों को किसकी फिक्र होती है, इसलिए वो कभी भी सरस्वती से कुछ नहीं कहती। लेकिन ये बात किरण को बहुत ज्यादा खलती थी। कुछ टाइम बाद किरण का भाई संतोष शहर से गांव आता है और अपने घर आने से पहले वो अपनी बुआ के घर पर जाता है। जहां बुआ के घर जाते देख किरण उसे देख लेती है और पीछा करते हुए बुआ के घर पहुंच जाती है, जहां वो दोनों को आपस में बात करते हुए सुनती है। बुआ जी, ये साड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बताइए कैसी लगी आपको? बेटा, आज तक जो तू मेरे लिए लेकर आया है, क्या मैंने कभी ये बोला कि वो चीज अच्छी नहीं है? अगर मैंने कभी ये बात बोली नहीं तो मैं आज कैसे बोल सकती हूँ बेटा? नहीं बुआ जी, आपने तो ऐसा कभी नहीं कहा। आप बताइए ना, कैसी लगी आपको? सच में ये साड़ी बहुत सुंदर है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तू मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी खरीद कर ले आएगा। अच्छा, एक बात बता, तू अपनी माँ के लिए क्या लेकर आया है? तू उसके लिए साड़ी लाया है मेरी तरह? नहीं बुआ जी, माँ के लिए तो नहीं लाया। वो क्या है ना, पैसे कम थे और घर के खर्च के लिए भी पैसा देना है, तो सोचा माँ के लिए नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा। नहीं बेटा, वो तेरी माँ है। अगर तू खाली हाथ जाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तू एक काम कर, इस बार जो साड़ी लेकर आया है वो तू अपनी माँ को दे दे, और अगली बार जब आएगा तो मेरे लिए ले आइयो। अभी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी है। पर बुआ जी, ये तो... तुझे मेरी कसम है, तू मना नहीं करेगा। ठीक है बुआ जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। वैसे मैं कुछ खाने का भी सामान लेकर आया हूँ, तो मैं किरण के हाथों भिजवा दूंगा, आप खा लीजिएगा। बेटा, तब तो वो मुझे इस जन्म में खाने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि किरण मेरे घर पर नहीं आएगी। वो मुझसे नाराज है। बुआ जी, वो आपसे नाराज क्यों है? कुछ हुआ है क्या? वैसे वो भी ना पागल है, वो आपके गुस्से के पीछे का प्यार ना समझ नहीं पाती है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव करती है। वैसे जिस दिन ना वो समझ जाएगी ना आप कितना प्यार करती हो उससे, देखिएगा आप, वो आपको ना बहुत प्यार करेगी। वैसे बताइए बुआ जी, इस बार क्या हुआ है? बेटा, वो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नीचे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। अगर गलती से वो उस पर गिर जाती तो उसकी जान भी जा सकती। उसके अंदर का बचपना अब तक नहीं गया। उसका बचपना देखकर ही मैंने उस पर गुस्सा किया था, लेकिन उसे लगता है कि मैं उसकी बेइज्जती कर रही हूँ उसकी सहेलियों के आगे। बस इसी बात से वो मुझ पर गुस्सा हो गई और वहाँ से चली गई, और उस दिन से उसने ना तो मुझसे बात करी और ना कभी मेरे घर आई। बुआ, तो आपको भी समझाना चाहिए ना उसे कि आप मना क्यों कर रही हो। बेटा, मैं उसे कुछ बोलती उससे पहले वो नाराज होकर चली गई, और उसने मुझे इतना सुनाया कि मेरी पहली बार जुबान बंद। अब आज के बाद मैं उससे कुछ नहीं बोलूंगी। सरस्वती संतोष से इतना कहकर रोने लगती है। किरण ने पहली बार बुआ की आंखों में नमी देखी थी, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि बुआ के पीछे की चिंता उसका प्यार और देखभाल थी। ये सब जानने के बाद किरण को अपनी बुआ के साथ किए गए गलत बर्ताव के बारे में सोच कर बहुत बुरा लग रहा था, और वो तुरंत ही घर के अंदर जाती है। बुआ, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी फिक्र के पीछे के प्यार को समझ नहीं पाई, और ना जाने मैंने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं बेटी, मैंने तुझे हमेशा खुश और सुरक्षित देखना चाहा है। बस इतना ध्यान रखना कि तू जो भी करे उसमें तेरी सुरक्षा हो। बाकी आज के बाद मैं तुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकूं। उस दिन के बाद से किरण और बुआ के बीच का रिश्ता प्यार में बदल जाता है। किरण ने बुआ की नसीहतों को समझना शुरू कर दिया था, और बुआ ने भी रोका टोकी कम कर दी। अब दोनों के बीच प्यार और समझदारी का रिश्ता बन चुका था, और दोनों एक दूसरे का साथ भी देने लगी। अंजलि और आकाश दोनों की नई नई शादी हुई थी, और आज अंजलि और आकाश दोनों की सुहागरात थी। दोनों पति पत्नी सुहागरात के लिए बेड पर बैठे होते हैं। अंजलि बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि आकाश कब उसका घूंघट उठाएगा।
बहुत देर हो जाती है और अंजलि खुद ही अपना घूंघट हटाते हुए बोलती है। अरे ओ मेरे शर्मीले पति, आखिर कौन सी कसम खाकर आए हो जो मेरे घूंघट उठाने का नाम ही नहीं ले रहे आप? नहीं अंजलि, ऐसी बात नहीं है, मैं बस उठने ही वाला था। पर क्या? अरे मैं आपकी बीवी हूँ, इतना क्या सोच रहे हो आप? मैं आपको थप्पड़ मारने वाली नहीं हूँ। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे छेड़ें, मुझे परेशान करें। अंजलि, वह बात यह है कि आज तक कभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और आज तक मैंने कभी किसी लड़की से कोई बातचीत की ही नहीं, इसलिए मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। क्या कहा आपने? अनकंफर्टेबल? वो भी अपनी बीवी के साथ? हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। एक काम करो, सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। अंजलि को गुस्सा आता है और अंजलि गुस्से में सो जाती है। तो वहीं आकाश भी शांति से सो जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होते ही आकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है और अंजलि सोई रहती है। थोड़ी देर बाद अंजलि की सास मंजू अंजलि को जगाने आती है। अरे बहू उठ जा, आकाश ऑफिस भी चला गया है और तू है कि अभी तक सो ही रही है। क्या कहा सासू माँ आपने? वो ऑफिस भी चले गए? भगवान, कम से कम एक बार मुझे आवाज तो लगा देते वो। अरे बेटा, वो मेरा बेटा है ना, थोड़ा शरीफ है और शर्मीला भी, इसलिए वो ना थोड़ा कम बोलता है। कुछ ज्यादा ही शर्मीले और शरीफ है सासू माँ। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और अब तक अंजलि और आकाश के बीच पति पत्नी जैसा कोई भी रिश्ता नहीं बन पाया था। ऐसे ही शाम को अंजलि अच्छे से तैयार होकर अपने पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती है। जैसे ही आकाश ऑफिस से घर आता है, अंजलि सबको डिनर करवाकर आकाश को कमरे में ले जाती है। अंजलि ने पहले से ही कमरे को बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। कमरा देखकर आकाश बोलता है, अरे अंजलि, कमरा तो काफी सुंदर लग रहा है। यह तुमने ही डेकोरेट किया है क्या? हाँ मेरे पति देव, ये मैंने ही डेकोरेट किया है, वो भी आपके लिए। और मेरे लिए क्यों? मेरा तो आज बर्थडे भी नहीं है, फिर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे मैं चाहती हूँ कि हम दोनों थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और अपने इस क्वालिटी टाइम को बहुत ज्यादा अच्छा बनाएं, इसलिए मैंने ये डेकोरेट किया है। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए यह सब करने की क्या जरूरत थी? आकाश की बात से अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बार बार वह सवाल पे सवाल कर रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने इस कमरे को डेकोरेट किया है। पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, तभी तो ये सब कर रही हूँ। अरे पता नहीं कैसे आदमी से मेरी शादी हो गई है। जितनी रोमांटिक मैं हूँ, उतना ही अनरोमांटिक मेरा पति है। अंजलि को गुस्सा आता है और वह गुस्से में फिर से सो जाती है। देखते ही देखते शादी को 8 से 7 महीने निकल जाते हैं, लेकिन कुछ भी पता ही नहीं चलता है। एक दिन अचानक से अंजलि को उल्टियां आ रही होती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है और बोलती है, क्या बात है बहू, लगता है कि कोई गुड न्यूज है, तभी तो तुझे उल्टियाँ आ रही हैं। अरे रहने दो सासू माँ, वैसे उल्टी मुझे हो, ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। अरे क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रही है? तेरे और आकाश के बीच में सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है सासू माँ? अरे आपका बेटा हद से ज्यादा ही शरीफ है। कभी कभी तो लगता है कि आपका बेटा बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं है कि मैं उसकी बीवी हूँ। अरे कितना ही कोशिश कर लो उन्हें समझाने की, भाई मुझे प्यार की जरूरत है, पर उन्हें समझ में नहीं आता। अब मैं एक औरत हूँ, आखिर कितना पहल करूँ मैं। अच्छा तो ये बात है। बेचारी अंजलि अपने पति के रवैये से बहुत परेशान थी, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि शादी के बाद उसका पति उसे बहुत प्यार करे, लेकिन अंजलि को तो कुछ भी नहीं मिला था। ऐसे ही एक रात अंजलि फिर से अपने पति को रिझाने की कोशिश करती है और वो अपने पति से कहती है, अच्छा आकाश, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है? एक बार मुझे ध्यान से देखो और बताओ। अंजलि, मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और खाना तो बहुत ही टेस्टी बनाती हो। तुम्हारे हाथों का खाना मेरे ऑफिस में हर किसी को पसंद आता है। सब मुझे यही बोलते हैं कि तेरी बीवी सुंदरता के साथ साथ गुणों में भी बहुत अच्छी है। यही तारीफ आप मेरे हाथ को पकड़कर बोलो। हाथ पकड़ने की बात सुनकर आकाश बुरी तरीके से कांपने लगता है और वह जैसे तैसे अंजलि का हाथ पकड़ लेता है। तभी अंजलि बोलती है, आकाश रिलैक्स, मैं आपकी बीवी हूँ और ये आपका हक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपने आज तक कभी किसी लड़की से कोई बातचीत नहीं की है, पर इंसान की लाइफ में उसका पार्टनर ही एक ऐसा इंसान होता है
जिसके साथ वो सब कुछ कर सकता है, और वो मैं हूँ आपके लिए। अंजलि, वह मुझे नींद आ रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आकाश को कुछ समझ नहीं आता और वह गधों की तरह सो जाता है। ऐसे ही अगले दिन अंजलि के घर पर आकाश का दूर का भाई अर्जुन आता है। अर्जुन दिखने में बहुत ही स्मार्ट था और उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। ऐसे ही अंजलि अर्जुन को खाना सर्व कर रही होती है। अर्जुन और आकाश दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अरे वाह भाभी, खाना क्या मस्त बनाया आपने। आपके हाथ का है, लाइए अपना हाथ दीजिए। अर्जुन अंजलि का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस कर देता है। यह देख आकाश को गुस्सा आ जाता है, लेकिन आकाश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्जुन अंजलि से कहता है, भाभी मैं क्या सोच रहा था, हम दोनों डेट पे चलते हैं, क्योंकि भैया तो कहीं जाने से रहे और आप अकेले घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हो। और भैया जाएंगे भी कैसे, वो तो रोमांटिक है ही नहीं, उन्हें तो रोमांटिक का आर भी नहीं पता होगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ना, आप मेरे साथ डेट पे चलो। हाँ अर्जुन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारे भैया से तो किसी भी चीज की कोई उम्मीद करना ही बेकार है। चलो मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। अर्जुन और अंजलि दोनों एक साथ बाहर डेट के लिए चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आकाश को मन ही मन अपनी बीवी के लिए बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही थी। साथ ही उसे बहुत जलन भी हो रही थी। ऐसे ही रात के 11 बजे अर्जुन और अंजलि घर में आते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि अपने रूम में जाती है। तभी आकाश गुस्से में बोलता है, अंजलि, ये सब क्या है? मैं आज तक कभी भी तुम्हारे किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं लगाता हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। अरे तुम मेरी बीवी हो, किसी और के साथ घूमने का क्या मतलब बनता है? क्या कहा आपने? मैं आपकी बीवी हूँ? ये बात लगता है आपको आज पता चली है। अरे हमारी शादी को लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक कभी हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है। तब आपको नहीं लगता था क्या कि मैं आपकी बीवी हूँ? अंजलि की बात सुनकर आकाश शांत हो जाता है। तभी अंजलि उसे समझाते हुए कहती है, देखो, मैं आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ कि मैं आपकी बीवी हूँ। अपना हक समझो मुझ पर। मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, 2 प्यार की बातें करो, हर महीने मुझे गिफ्ट दो, घूमने ले जाओ, थोड़ा रोमांटिक बनो यार। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? जिंदगी एक बार ही मिलती है, दोबारा ये जिंदगी नहीं मिलेगी। अंजलि इतना बोल रही होती है कि तभी आकाश अंजलि को अपनी ओर खींच लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। यह देखकर अंजलि हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है, एकदम से क्या हो गया तुम्हें? वैसे कुछ भी कहो, लग रहा है कि मेरा पति धीरे धीरे रोमांटिक हो रहा है, यानी कि ट्रिक काम कर गई। ट्रिक? कौन सी ट्रिक? यही अचानक से अर्जुन का घर पर आना और अर्जुन और मेरा बाहर जाना, अर्जुन का बार बार मेरी तारीफ करना। ये जो कुछ भी था ना, सासू माँ और मेरा प्लान था, ताकि आपके अंदर के पति को जगा पाऊँ मैं। अच्छा, तो ये मतलब था। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें पता चलेगा कि जब अंदर का पति जग जाता है ना तो क्या होता है। इस तरह अंजलि और आकाश दोनों को एक साथ अपना क्वालिटी टाइम मिल ही जाता है। ऐसे ही अब आकाश अपने व्यवहार में पहले से बहुत बदलाव लाता है और इन सब से अंजलि बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और पूरा परिवार यह खबर सुनकर बहुत खुश होता है।